दोस्तों 25 दिसंबर सन 2023 के दिन इजराइल और हमास की जंग में कुछ ऐसा हुआ कि जिसका डर एक लंबे वक्त से ही ज्यादातर दुनिया को सता रहा था। मतलब दुनिया के ज्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन इस जंग में ये ना हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमारी दुनिया को और इंसानियत को वो नुकसान चुकाना पड़ेगा कि जिसको शायद हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। दरअसल हुआ ये कि इजराइल की तरफ से सीरिया में की गई एक एयर स्ट्राइक में ईरान के एक सीनियर कमांडर की मौत हो गई। वैसे तो इजराइली हमले में इस जंग के दौरान ईरान के किसी आम इंसान की मौत होना भी आम बात नहीं हो सकती है, मगर उससे भी ज़्यादा डराने की चीज़ ये है कि एयर स्ट्राइक से जिस इंसान की मौत हुई है वो कोई आम नहीं बल्कि ख़ास से भी ज़्यादा ख़ास इंसान है। आसान भाषा में मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आज के दौर में हम ईरान के सबसे काबिल और सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार और सबसे सीनियर कमांडर्स को अगर उंगलियों पर गिनना शुरू करें तो उंगलियों पर गिने जाने वाले इन कमांडर्स में इस कमांडर का नाम ज़रूर शामिल होगा। जान गंवाने वाले कमांडर के जिनका नाम सैयद रज़ी मोसावी बताया जा रहा है, जिनके बारे में ये भी बताया गया है कि ये ईरान के इतिहास के सबसे ताकतवर और मशहूर कमांडर मतलब के कासिम सुलेमानी के दौर में राइट हैंड रहा करते थे, जबकि इराक और सीरिया जैसे इलाकों में ये पिछले 20 से 25 साल से एक्टिव नज़र आ रहे हैं। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह या फिर इराक वगैरह के इलाके में भी जो ईरान के प्रॉक्सीज और ग्रुप मौजूद हैं, उनको चाहे हथियार सप्लाई कराना हो या अंदरूनी तौर पर किसी और तरीके की मदद करना हो और उनको ताकतवर बनाना हो, इन सभी मामलों में ईरान के ये कमांडर सबसे आगे नज़र आते थे। और ज़्यादातर रिपोर्ट ये भी बता रही हैं कि आजकल भी मतलब इस जंग के दौरान भी ईरान की तरफ से जो हमास के साथ कोलैबोरेट किया जा रहा था, मतलब अंदरूनी तौर पर जो मदद की जा रही थी या फिर जो भी सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही थी हमास को, उस मामले में भी ये कमांडर सबसे आगे खड़े हुए थे। यही वजह है कि इजराइल की शायद इस इंसान पर लंबे वक्त से नज़र थी। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एक्स मतलब यानी ट्विटर पर बहुत सारे लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि क्योंकि इजराइल ये जंग बड़ी ही तेज़ी के साथ हार रहा था, उसके पास अब कुछ बचा नहीं है, वो ऑलरेडी इतना सब कुछ खो चुका है कि जिसकी ना तो उसने कभी उम्मीद की थी और ना ही शायद वो इन सभी चीज़ों की भरपाई कर सकता है। तो अब इसलिए बस वो एक लंबे वक्त से मौका तलाश कर रहा है कि किसी तरह से अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान को ही इस जंग में घसीट लिया जाए। अगर एक बार चाहते हुए या ना चाहते हुए भी ईरान इस जंग में कूद जाता है तो वो जंग जो अभी इजराइल और फिलिस्तीन की पर्सनल जंग है वो एक रीजनल वॉर में बदल जाएगी और ईरान के आते ही इजराइल की तरफ से भी अमेरिका या इस तरह की दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें भी इस जंग में कूद जाएंगी। अपने इतने बड़े कमांडर की मौत के बाद ईरान की तरफ से भी रिएक्शन आना शुरू हुए और गवर्नमेंट की तरफ से बयान में कहा गया यू विल पे आ हैवी प्राइस, मतलब कि तुमको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मतलब के विदेश मंत्री की तरफ से भी एक बयान में कहा गया है कि इजराइल को अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा अब ईरान की राजधानी तेहरान से भी इस तरह के फोटोज़, वीडियोज़ और ख़बरें निकलकर बाहर आ रही हैं कि जिसमें देखा जा सकता है वहाँ की पब्लिक भी एक बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट कर रही है और अपनी हुकूमत से ये मांग कर रही है कि इजराइल के ख़िलाफ़ जंग छेड़ी जाए और उससे बदला लिया जाए। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोगों को ये बात जान लेना चाहिए कि इस बात में तो कोई शक नहीं है कि आज के दौर में ये जो बड़ी जंग लड़ी जा रही है ये कहीं ना कहीं ईरान के ही बलबूते पर लड़ी जा रही है, क्योंकि दोस्तों चाहे हिजबुल्लाह हो, हमास हो या फिर हूती हो, ये तीनों ही ग्रुप बगैर ईरान के वो सब कुछ नहीं कर सकते थे कि जो आज कर पा रहे हैं। जहां एक तरफ हिजबुल्लाह और हूतीस को तो वजूद ही ईरान ने दिया है, तो हमास के पास भी बगैर ईरान के ना तो ऐसे हथियार होते कि जिनके ज़रिए से वो इजराइल का मुकाबला कर पाता और ना ही इतना पैसा या दूसरी मदद होती कि जिसके बलबूते पर वो वहाँ पर खड़ा हो पाया है। लेकिन दोस्तों अब मुद्दे की बात ये है कि जब भी मामला किसी जंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व होने का होता है, यानी कि ईरान के खुद जंग लड़ने का मामला आता है, तो हमेशा हम लोग को ईरान बचता हुआ नज़र आता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ करता है तो बड़ी बड़ी धमकियाँ दे देता है। आम मामलों को तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि जब अमेरिका की तरफ से उसके सबसे बड़े, सबसे काबिल और मशहूर कमांडर कासिम सुलेमानी का कत्ल किया गया था, या फिर इजराइल की तरफ से भी उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करने वाले सबसे बड़े वैज्ञानिक को भी कत्ल किया गया था, तो इन दोनों मामलों में भी ईरान सिर्फ और सिर्फ धमकियां देता हुआ ही नजर आया था।
ईरान की तरफ से वो रिएक्शन और वो जवाब देखने को नहीं मिला था कि जिसका दुनिया अंदाज़ा लगा रही थी। यही वजह है कि मुस्लिम दुनिया के बेशुमार लोग ईरान को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहते हैं कि ईरान भी उन अरब देशों या फिर टर्की से अलग नहीं है कि जो हमेशा ही हर मामले पर सिर्फ बातचीत और मजम्मत से ही काम चला लेते हैं। हालांकि एक बड़ा ग्रुप ऐसा भी है कि जो ईरान की धमकियां देने और खामोश बैठे रहने को उसकी स्ट्रेटजी मतलब उसकी एक समझदारी और मसलिहत बताता है, क्योंकि उनके मुताबिक पिछले कुछ वक्त से यानी पिछले कुछ सालों से ईरान सबसे ज़्यादा अहमियत और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दे रहा है। उसको पता है कि इजराइल उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे पड़ा हुआ है और एक मौका तलाश कर रहा है कि किस तरह से दुनिया को भड़काया जाए और ईरान की इस पूरी मेहनत पर और इस प्रोजेक्ट पर पानी फेरा जाए। तो इसलिए ईरान शायद जब तक न्यूक्लियर हथियार बनाने में कामयाब नहीं हो जाता है तब तक वो इजराइल और अमेरिका या फिर दुनिया की किसी भी ताकत से जंग नहीं लड़ना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि कम ताकत के साथ अमेरिका जैसी एक बड़ी ताकत से जंग लड़ने पर सद्दाम हुसैन के इराक या फिर गद्दाफी के लीबिया का क्या हाल हुआ था। ईरान की खामोशी को ही उसकी समझदारी बताने वाले लोग ये भी दावा करते हैं कि ईरान हमेशा इस बात को लेकर भी डरा रहता है कि कहीं उसकी एक बड़ी गलती की वजह से और उसके मिशन को ही ना खो दे कि जो उसने पूरे मिडिल ईस्ट में पिछले कई सालों की मेहनत के बाद तैयार किया है। आसान भाषा में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो आप ये समझिए कि यहाँ पर बात हो रही है हिजबुल्लाह, हूती या फिर उन छोटे बड़े ग्रुप्स की कि जो इराक और सीरिया के अंदर पाए जाते हैं और इजराइल और अमेरिका को ये लोग अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, क्योंकि ये सारे ही छोटे बड़े ग्रुप वो हैं कि जिनको पिछली कुछ दहाइयों में ईरान ने ही तैयार किया है। ये लोग कहने को तो ईरान से बहुत दूर रहते हैं, ईरान का अपने ऊपर लेबल भी नहीं लगाते हैं, मगर हाँ चलते ईरान के ही इशारों पर हैं। इनका हर कदम ईरान के हुक्म के बाद ही आगे बढ़ता है और ईरान के हुक्म के बाद ही पीछे हटता है। मतलब ये कह सकते हैं कि इन सारे ग्रुप्स के ऊपर लेबल ईरान का लगा हुआ नहीं है, वरना ये अंदरूनी तौर पर खुद ईरान ही के हैं। आज के दौर में इन सारे ग्रुप्स को ही ईरान की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है और यही वो चीज़ है कि जिसकी वजह से इजराइल भी ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। बावजूद इसके कि ईरान तो कभी डायरेक्टली इजराइल के ऊपर कोई हमला वगैरह भी नहीं करता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये जो करंट मैटर हुआ है, मतलब कि ईरान के सीनियर कमांडर की इजराइल के एयर स्ट्राइक में सीरिया के अंदर मौत हुई है, इस मामले पर भी ईरान शायद बड़ी बड़ी धमकियों से ही काम चलाएगा और ना तो कोई बड़ा अटैक करेगा और ना ही डायरेक्ट इस वॉर में इन्वॉल्व होगा। हाँ, अगर ईरान की तरफ से कोई बड़ा जवाब आएगा भी तो वो उसके खुद की तरफ से नहीं बल्कि उसके बनाए हुए ग्रुप मतलब हिजबुल्लाह की तरफ से आएगा। कोई एयर स्ट्राइक वगैरह कर दी जाएगी या कोई बड़ी ऐसी मिसाइल छोड़ दी जाएगी कि जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है, या फिर हो सकता है कि यमन के इलाके में मौजूद हूतीस के जिन्होंने पहले ही सबसे ज़्यादा इजराइल को परेशान कर रखा है, उनको ही ईरान की तरफ से अपनी एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देने का ऑर्डर दे दिया जाए। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस मैटर की वजह से आगे क्या होता है। क्या सच में इजराइल और फिलिस्तीन की ये जंग एक नया मोड़ लेगी या फिर वैसे ही चलती रहेगी कि जैसी चलती आ रही है।